क्यूकाईएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्यूकाईएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो है एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जीव जगत। जो जीव जगत है, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे आपका जंतु हों, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से संघ में बांटा गया है, किस वंश में बांटा गया है, कौन कौन सी जातियों में बांटा गया है, उसके बाद डिटेल में बताया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जीव जगत। जीव जगत क्या होते हैं इनके बारे में देखना है, और जितने जीव होते हैं उनके कौन कौन से संघ होते हैं, कौन कौन से उनके वर्ग होते हैं, वो किस कुल से आते हैं। यहाँ से कुछ हमेशा पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिखा हुआ है कि जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वो ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवड़ीय मीठा जलीय झीलें हो, मरुस्थल हो अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वह हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्यों आश्चर्यचकित करते हैं? क्योंकि सबके रहने का अलग अलग स्थान है और सब अलग अलग जलवायु में अलग अलग स्थानों पर रहने के लिए सुटेबल हो गए हैं। सर पर दौड़ने वाले घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी जीव जंतु हैं सब अलग अलग प्रकार के, उनमें विविधता पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखा है, पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या होते हैं। तो जीव क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव और निर्जीव क्या है इसको जानना है हमें, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करना है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो है जानने का प्रयत्न करता है कि जीव का उद्देश्य क्या है, ये जीव जो बने हैं इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस जो है विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का बात करेंगे। और जो आपका जीव का उद्देश्य क्या होता है, इसका हमें से कोई जो है इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है। इस तरह का बताने का प्रयास किया गया कि जीव का उद्देश्य क्या है, लेकिन जीव में विविधता क्या होती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जीव जगत में विविधता क्या होती है और कहाँ कहाँ से वो जीव आते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, किस संघ के होते हैं, हमें किस वर्ग के होते हैं, सबको हमें यहाँ पर समझना है। आगे लिखा है, यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में मतलब हो गए प्रकार देखेंगे। इसमें गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी वह पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। जैसे जीवाणु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, वो हमारे जो है बहुत ही इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम जो है दूरबीन से देख सकते हैं, जबकि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। अस्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ भी आपको जीवों की बहुत बड़ी विविधता देखने को मिल सकती है। उस चीज़ को ये बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है, प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक प्रजाति स्पीसीज का प्रतीक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी पौधे को देखें, कोई भी जंतु देखें, कोई भी जीव देखते हैं, वो किसी न किसी प्रजाति का होता है, किसी न किसी जाति का होता है। तो जाति जो है सबका इंपॉर्टेंट है। जैसे मानव जो है एक जाति है, जैसे हिरण की एक जाति है, जैसे बाघ की एक जाति है, पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जाति स्पीसीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और इसी द्वारा विविधता और बढ़ती चली जाती है। आगे लिखा है, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। इतने प्रकार के अभी तक जाति जो है हमारी पृथ्वी पर पाए गए हैं। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि जो है पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता
लगता रहता है। तो बहुत सारे जीवों का पता हाल में लगाया गया है और बहुत सारे जीव जो है समाप्त होते हैं और नए नए जीवों की उत्पत्ति लगातार हमारे पृथ्वी पर होती रहती है। आगे लिखा है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई जो है मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों और प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम अलग अलग स्थानीय नामों से जानते हैं। ठीक है, यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। अगर इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जीव जंतु हो उसका एक ऐसा नाम हो जो पूरे दुनिया में एक ही नाम वो माना जाए, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर स्थानीय नाम होगा तो जीव जंतुओं को जो है अगर हम उसको क्लासीफाई करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। उसी के बारे में बात हो रही है। आगे कह रहा है ये, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। तो जो रासायनिक नाम होता है वो पूरे जीव जंतुओं का एक ही होता है, चाहे पृथ्वी पे कहीं भी हो, लेकिन उनका क्षेत्रीय नाम कुछ भी हो सकता है, वो किसी अन्य नाम से पुकारे जा सकते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो तथा हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। तो उसे वो किस जीव का है, किसका किस वर्ग का है, वो जो है हमें क्या कहते हैं, उसको हम पहचानना कहते हैं। आगे लिखा है, अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। तो हर जीव का वैज्ञानिक नाम है, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है वैसे ही हर जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दे दिया गया। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे दिया जाता है। प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने बताया है कि वैज्ञानिक नाम की यह जो है गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, मतलब पूरे जीव का एक ही नाम है जिसे हम रासायनिक नाम कहते हैं। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न होने पाए, जिससे जो है भ्रम न उत्पन्न हो और जीवों का क्लासिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसीलिए जो है अलग अलग जो है वैज्ञानिक नाम तय किए गए। लिखा है, जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। तो वैज्ञानिक नाम जो दिया जाता है हर जीव का, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम होता है तथा एक जाति संकेत पद होता है। तो जो भी नाम रखे जाते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक वंश नाम होता है, एक उनका जाति का नाम होता है। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस जो है लीनियस ने सुझाव दिया था। तो दो नाम पद्धति किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। आगे लिखा है, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम के विधि को समझाते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैजीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो मैजीफेरा इंडिका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में जो है मैजीफेरा ये वंश नाम है, तो मैजीफेरा क्या है, वंश नाम है, जबकि इंडिका जो है का विशिष्ट स्पीसीज या जाति का संकेत पद है। इसलिए इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं क्योंकि इसमें दो नाम, एक आपका वंश को इंगित करता है वंश नाम को, दूसरा जाति को स्पीसीज को करता है। इसीलिए देखना आम का दो नाम को मिला के बनाया गया है। क्या नाम बनाया गया है, मैजीफेरा इंडिका रखा गया है। ठीक है, आगे लिखा है, नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जैविक नाम होते हैं क्या होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा दोनों के लिखने में थोड़ा सा क्या है, बनावट अलग अलग है। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, उन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का जो है व्युत्पन्न समझा जाता है। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा नाम जाति संकेत
पद होता है। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसीलिए इन सब बेसिक चीज़ों को हमें जानना क्या है, बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। ठीक है, तो जब हम नाम लिखते हैं तो एक नाम को सीधा लिखते हैं, एक नाम को थोड़ा तिरछा लिखते हैं, जिससे जो है दोनों का अलग अलग क्या हो, दोनों की अलग अलग पहचान हो। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है मैजीफेरा इंडिका, तो मैजीफेरा की लिखावट आप देख सकते हैं हल्की सी तिरछी है, तो लैटिन भाषा शब्द लिया गया, और इंडिका आप देख सकते हैं ये अलग लिखा गया है। तो दोनों के शब्द बनावट क्या है, अलग अलग हैं। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह जो है बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए, ये भी जो है बता दिया गया है। तो मैजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, तो वहाँ लेखक का नाम भी लिखा जाता है और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण का देखा जाए तो मैजीफेरा इंडिका में लिन जो है इसका अर्थ होता है, सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन जो है लिनियस ने किया था, इसलिए लिन शब्द आ गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है हमें हर चीज को समझना है कि किसका नाम कैसे रखे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे लिखा है, यदि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को जो वर्गीकरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से जो है दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों और प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं। जैसे हम कोई भी जीव लेते हैं, जैसे मान लिया हमने बाघ का नाम लिया, तो जब कोई बाघ का नाम लेता है तो हमारे मस्तिष्क में उसके जो है खुखारपन, उसके हमला, उसके ऐसे कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हम उनके जो गुण होते हैं वो हमारे दिमाग में एक छाया बन जाती है और हम पहचान लेते हैं। आगे लिखा है, जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, क्या आप दिमाग में मस्तिष्क में आता है? स्पष्टता आप कुत्ते को जो भी देखेंगे न कि बिल्ली को। ठीक है, यदि आप जो है अल्सेशियन के विषय में सोचेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम सोचते हैं उसकी छाया हमारे दिमाग में बन जाती है। इसी प्रकार मान लो कि हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाएं कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली जो है क्या कहलाती है, टेक्सा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेक्सा कहते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकता है कि पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है, एक टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता और एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसीलिए प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों पर एक टेक्सा को बताता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो है अलग अलग जीवों का क्या कैसे पहचान की जाती है, उसी चीज के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा है। आगे लिखा है, इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की जो पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक होती हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। ठीक है, आधार पर ये होती हैं। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिजात, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार होते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के जो वर्गीकी होता है, वर्गीकी में यही बताया जाता है कि हर जीव का क्लासिफिकेशन किया जाता है, हर जीव का जो है पहचान कैसी है, उसका वर्गीकरण कैसा है, उसकी नाम पद्धति कैसी है, उसकी प्रणाली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी कोशिका की संरचना क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया जाता है। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव
को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग जो जीव होते हैं उनका जो वर्गीकरण का आधार होता है वो क्या होता है, उसकी उपयोगिता होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें इसको जानना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। बिल्कुल सही है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से लिया आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो सिस्टमेटिक का मतलब ही होता है चीजों को नियमित रूप से करना। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल जो है क्या रखा था, सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों की विकासीय संबंध में भी जो है ध्यान रखा गया है। उसको भी हमें जानने का जो है हमें जो है जरूरी है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। अब यहाँ पे दिया है वो सब जो है दिया गया है वर्ग की संवर्ग क्या होता है। अब यहीं से हमें चीजें और स्पष्ट चीजें होती चली जाएंगी। लिखा हुआ है वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। इसमें जो है जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि सवर्ग समस्त जो है वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्ग की सवर्ग कहते हैं। बिल्कुल सही है। और तभी सारे सवर्ग मिलकर के जो है वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक सवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग या टेक्सान जो है क्या कहते हैं, इसे टेक्सान कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है वर्ग की सवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी पद जो संधिपाद टांगे होती हैं। तो जो कीट होते हैं उसमें 3 जोड़ी क्या होते हैं, टांगे होती हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि कीट जो है क्या होता है, स्वीकारणीय जो है सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसीलिए इसे एक पद अथवा सवर्ग का दर्जा दिया गया है। तो पद और सवर्ग के आधार पर ही उसको पहचान लिया गया। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं। स्मरण रहे कि वर्ग जो है सवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग की वर्ग सवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारकीय समूहन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी जीव हैं उनको वर्ग और सवर्ग के आधार पर बांटने का प्रयत्न किया गया। अब इसको उदाहरण से और समझेंगे तो और समझ में आएगा। लिखा है सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य सवर्ग जैसे जगत, किंगडम, फिर संघ जो है फाइलम अथवा भाग, पौधे के लिए वर्ग, क्लास क्या होता है, गण क्या होता है, कुल क्या होता है, फैमिली, और वंश क्या होता है, और जाति क्या होती है का विकास हुआ है। तो आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2024 का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि जो है इसके बारे में ये दिया भी गया था कि जो जितने भी जीव हैं उनको जो बांटा जाता है अलग अलग आधार पे, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी सामान्य जीव होते हैं उनको हम जगत के आधार पर बांटते हैं। फिर दूसरा क्रम आता है संघ आता है। फिर तीसरा क्या आता है, संघ के बाद जो तीसरा आएगा उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग के बाद क्या आता है, गण आता है। और गण के बाद क्या आता है, कुल आता है। कुल के बाद वंश, और वंश के बाद फिर जाति आता है। इसी आधार पर जीवों को बांटने का प्रयत्न किया गया है। अब ये क्रम पूछा गया था यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2025-24 के पेपर में क्रम पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें जानकारी हमें जो है होना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है पौधों तथा प्राणियों दोनों में जो है स्पीसीज सबसे निचले सवर्ग में आता है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, जगत आता है, और सबसे नीचे क्या आता है, तो जात स्पीसीज सबसे नीचे आता है। ठीक है, अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव की विभिन्न सवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता बेस्ट अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। तो जीव के गुणों के ज्ञान के आधार पर उसको हम बांट देते हैं। एक समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो है अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। अब आते हैं स्पीसीज, जाति क्या होता है, जो सबसे निचले पायदान पे होता है। भी मैंने बताया आपको। तो लिखा है वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग
जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम स्पीसीज या जाति कहते हैं। जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसी को कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकीय विविधता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए जो है क्या कह सकते हैं, आम का जो रासायनिक नाम है मैजीफेरा इंडिका जो है उसको ले सकते हैं, या फिर हम आलू को ले सकते हैं। तो आलू रासायनिक नाम क्या है, सोलेनम जो है ट्यूबीरोसम, ठीक है। तथा पैंथरा लियो क्या नाम है, ये शेर के प्रमुख उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं तीनों के नाम में जो है अलग अलग जो है लैटिन भाषा के वर्ड को तिरछा कर दिया गया है, ये मैंने ऊपर बताया भी था, ठीक है। आगे लिखा है, अब आप इस सबको याद करना पड़ेगा, ये सबके नाम के रासायनिक नाम को याद करना पड़ेगा क्योंकि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे लिखा है, इन तीनों नामों में इंडिका जो है, इसके अलावा जो आपका ट्यूबीरोसम है और फिर लियो, ये आदि संकेत पद हैं। ये सब क्या है, संकेत पद हैं। जबकि पहले शब्द मैजीफेरा, इसके बाद सोलेनम और पैंथरा ये वंश के नाम है। तो ये वंश नाम है और ये जाति के नाम है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। और यह टेक्सा अथवा सवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों उनमें जो आकार के गुण समान हो को दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हमें अच्छे से पहचानना जरूरी है। अब सबके बारे में यहाँ अलग से दिया भी गया है। आगे लिखा है, अब अगर हम उदाहरण से देखते हैं तो पैंथरा में एक अन्य जात संकेत पद है जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिग्रिस कहते हैं। इसके अलावा आपका सोलेनम वंश में नाइग्रीन मेलाजेना भी आते हैं और मानव की जात क्या है, सेपियंस है जो होमो वंश में आता है। इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो सेपियंस है वो जात की सूचक है और जो आपका होमो है ये वंश का सूचक है, ठीक है। तो इसी आधार पे हम उसका हमारे जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसको आप अच्छे से याद रखना। अब आते हैं वंश क्या होता है, जिसे हम जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। लिखा है, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अथवा वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है। बिल्कुल सही है। अब उसको उदाहरण कैसे देखा जाए, उदाहरण में देखा जाए तो आलू, टमाटर अथवा बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जाति हैं। बिल्कुल सही है। चाहे आलू हो, टमाटर या बैगन हो, ये सब अलग अलग जाति के हैं, लेकिन ये सभी किस वंश से हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वंश किससे हैं, सोलेनम वंश से हैं। अब आप समझ गए हो, ये वंश इनका सबका एक ही है लेकिन जाति क्या है, अलग हो गई है। शेर पैंथरा लियो, चीता पैंथर जो है पारडस तथा पैंथर जो है टिग्रिस जिसमें जो है बहुत से गुण हैं, ये सभी पैंथरा वंश में आते हैं। तो वंश इनका क्या है, जो है पैंथरा है, या वंश दूसरे वंश जो है किससे, फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है वंश का नाम क्यों रखा जाता है, ठीक है, जीव में। दूसरा आता है कुल क्या होता है। लिखा है, अगला सवर्ग कुल है जिसमें विभिन्न वंश आते हैं। तो कुल में क्या आते हैं, विभिन्न वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार जो है पौधों के जो है कायिक अथवा जनन गुण है। उदाहरण के लिए क्या देखा जाए तो पौधों में 3 जो है विभिन्न वंश होते हैं। पहला क्या है, सोलेनम होता है, दूसरा क्या है, प्यूटिनिया होते हैं और तीसरा क्या है, धतूरा जो सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश जो है पैंथरा जिसमें शेर, बाघ और चीता आते हैं को जो है क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं फेलिस, बिल्ली के साथ जो है फिलिडी कुल में रखे जाते हैं। तो इनका कुल क्या है, इनका कुल जो है फिलिडी है। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ असम जो विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों जो है किसमें रखते हैं, तो जो अगर कुल देखो चेंज हो गया तो कुत्ते का कुल अलग है और बिल्ली का कुल अलग है, लेकिन कुछ समानताएं होने के बावजूद तो जो अगर देखा जाए तो आपका जो है कुत्ते का कुल क्या है और बिल्ली का कुल क्या है। तो कुत्ते कुल क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम क्या है, कैनिडी है और दूसरे का नाम क्या है, फेलिडी है, में रख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों का जो है क्यों ऐसा किया गया, तो कुल का क्या महत्व है ये बताया गया है। अब उससे जो ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं,
गण कहते हैं, ठीक है। तो उससे ऊपर क्या होता है, गण होता है, और गण से नीचे क्या होता है, तो उसके नीचे जो है कुल होता है, कुल के नीचे वंश, वंश के नीचे जाति होती है। तो उसी को एक एक करके बताया गया, तो नीचे से ऊपर की ओर बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो लिखा है, आपने पहले देखा है कि सवर्ग जैसे स्पेसीज, वंश अथवा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की सवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। यहाँ पे हम किसके आधार पर करते हैं, लक्षण के आधार पर करते हैं। किसकी गणना, गण की। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुल लक्षण एक समान होते हैं, जिसमें एक ऐसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कौन सा, तो पादप कुल जैसे कौन बोर्ब्यूलेसी जो है सोलेनेसी को पालिसोनियेलेस गण में रखा जाता है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण के फेलिडी और जो है कैनेडी कुलों को रखा जाता है। तो गण क्या होते हैं ये भी बता दिया गया, तो उनको जो है लक्षण के आधार पे अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। अब आते हैं वर्ग क्या होता है, क्लास क्या होता है। इस वर्ग में विभिन्न गण आते हैं। उदाहरणतः जो है क्या कहते हैं, पाइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। तो सब बंदर की तरह ही दिखते हैं, तो सब एक ही वर्ग में आते हैं, लेकिन सबके स्पेसीज और सबके गण अलग अलग हैं। और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को जो है मेमेलिया वर्ग में रखा जाता है। तो सबके वर्ग अलग अलग हो गए। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, ठीक है। तो अब गण क्या होता है ये पता चल गया, वर्ग क्या होता है ये मालूम चल गया। अब संघ क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, अभयचर, सरीसृपी, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। तो संघ में आप देख सकते हैं मछली अलग हो गया। अब मछली बहुत प्रकार की होती है, लेकिन सबको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, मछली कहेंगे। उभयचर जीव बहुत सारे होते हैं, लेकिन उभयचर एक हो गया। सरीसृप अलग हो गया। पक्षी, अब पक्षी में बहुत सारे पक्षी है, लेकिन एक शब्द में क्या कहते हैं, पक्षी। हम कोई भी पक्षी देखते हैं, जैसे हम कौवा देखा, तोता देखा, हमने बाज देखा, हम एक शब्द में क्या कहते हैं, वो पक्षी हैं। लेकिन जब उनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब हम बताते हैं उनका नाम, उनकी जाति, उनके वर्ग, उनके वंश अलग अलग हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे जो है पृष्ठ रज्जु, नोरोकार्ड और जो है पृष्ठीय खोखला तंत्रिका होने के कारण जो है कार्डेजा संघ में रखा जाता है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर सवर्ग जो है डिवीजन में रखा जाता है। अब जो है संघ क्या होता है ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं जगत, हम इसे किंगडम कहते हैं। ये क्या होता है, तो लिखा है, जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम सवर्ग जगत में रखा जाता है। जो सबसे ऊपर होता है उसका होता है जगत होता है। यही क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछा गया था। आगे लिखा, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा जाता है। हम एक शब्द में बोले पौधा, अब पौधे में सब आ जाएंगे, ठीक है। एक हम शब्द बोले जीव, तो जंतु में सब आ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। पूरी दुनिया में जंतु ही कहते हैं। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जो है जगत किसमें रखते हैं, एनीमेलिया में रखा जाता है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को जो है प्लांटी जगत में रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो जीव हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एनीमेलिया कहते हैं, और पौधों के एक शब्द क्या कहते हैं, प्लांटी जगत कहते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, जगत हो गया। अब पौधे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, वो पौधे हैं बस, ठीक है। तो उनका क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु का पादप जगत कहेंगे। जब और ऊपर जाएंगे तो हम दो कहेंगे, दो जीव, एक जंतु है एक पादप है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि सबका अलग अलग पदानुक्रम क्यों किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा, इसमें स्पीसीज से लेकर के जगत तक विभिन्न जो है वर्ग की सवर्ग को जो है आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये सवर्ग है, यद्यपि जो है वर्ग की वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उप सवर्ग भी बताए हैं, जिसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान लेने में सुविधा होती है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे डिवीजन को कैसे दिखा दिया गया। सबसे ऊपर क्या होता है, जगत होता है। जगत के बाद क्या होता है, संघ होता है, उसे हम भाग भी कह सकते हैं। फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, फिर कुल होता है, फिर वंश होता है, और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में जाति होती है। तो सबसे ऊपर सबसे नीचे, इस क्रम को याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूपीपीसी 24 में क्वेश्चन साफ साफ आया हुआ था, तो ठीक है, आप इसको गलत मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे लिखा हुआ है जो चित्र में दिखाया गया कि पदानुक्रम को देखो, क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से मतलब जात से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। तो यहाँ देखना, जगत में ज़्यादा गुण होते हैं लेकिन स्पीसीज में गुण कम हो जाते हैं। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर स्वर की ओर हम जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने के लिए कठिन हो सकते हैं, इसीलिए वर्गीकरण को समस्या और भी जटिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे नीचे तालिका दी गई है जिसमें घरेलू मक्खी, मानव, आम, गेहूं के विभिन्न जो है वर्गों के बारे में दिखाया गया है, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस हर का यूज कैसे किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इस जो चार्ट बनाया गया इसमें देख सकते हैं सबसे पहले नाम लिखा है जैविक नाम, फिर लिखा है वंश, फिर लिखा है कुल, फिर लिखा है गण, फिर लिखा है वर्ग और फिर लिखा है संघ या भाग लिखा हुआ है। तो याद रखना जो मानव है इसका जैविक नाम क्या है? होमो सेपियंस। इनमें होमो क्या है? वंश है। इसके बाद कुल किसे कहते हैं? तो मानव का कुल क्या हो? होमोनिडी है। गण क्या है? प्राइमेट है। वर्ग क्या है? मेमेलिया है। और संघ क्या है? कार्ड जो है डेगा है, कार्ड डेटा है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है पूछ सकता है कि मानव का वंश क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है और संघ या भाग क्या है, अब आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबके बारे में ऐसे ही हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं घरेलू मक्खी के बारे में दिया गया है, आम के बारे में दिया गया है, गेहूं के बारे में दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ सबका क्या महत्व है, क्यों ऐसा किया गया है, हर वर्ग के जीव को पहचानने के लिए, उनकी अलग अलग विशेषताओं को देखने के लिए। इसीलिए हमें इस चीज को हमें अच्छे से समझने की एनसीईआरटी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का अगर हम सारांश देखते हैं, लिखा है जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी उनकी बहुत जो है बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियात्मक और आकार के लक्षणों के आधार पर हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बंधित होना पड़ता है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी चीज को ये जो है इस सारांश में बताया गया है कि कैसे जीवों को अलग लक्षणों के आधार पर हम उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य तथा सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों और प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि जो है आपका वानिकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना, वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता और विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उन्हें द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम को दो शब्दों से मिलकर बना है दिया गया है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। बहुत से वर्ग पद ऐसे होते हैं जिन्हें प्रायः वर्ग की सवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं, या सभी वर्ग की पदानुक्रम कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।